स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज की क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के बच्चों के लिए। यानी आप तक ये वीडियो पहुंची है, आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भाई आप ये क्लास देख सकते हैं। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन, वो मॉड्यूल है इंग्लिश वाला। और इंग्लिश के मॉड्यूल के इसके पहले हमने 3 क्लासेस की थी और उसकी चौथी क्लास है। ओवरऑल देखोगे सीरियल वाइज तो हम लोग क्लास नंबर 10 तक पहुंच गए हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, बेसिक इंग्लिश स्किल्स, इसमें एक्चुअल में 100 क्वेश्चंस थे तो 25 एक में हम लोग कवर कर रहे थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आज जो है 76 से 100 यानी आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले इस वेबसाइट पर एक नज़र मार लीजिए आप लोग, globaliti.org। इसको ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ साथ के साथ टेस्ट देने की फैसिलिटी है, आप इसको रेगुलर चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे क्लासेस अपडेट होती हैं मैं आपको बता दूं, गूगल में जाइए, ग्लोबल आईटीआई टाइप कीजिए, globaliti.org आपको पहले ही मिल जाएगा, लिखा हुआ हिंदी में ग्लोबल आईटीआई 100% फ्री स्टडी मटेरियल एग्जाम्स। इस तरह से ये वेबसाइट पूरी तरह से हिंदी में है क्योंकि आईटीआई के बच्चों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया। वेबसाइट जैसे ओपन होगी आईटीआई कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे 2 आपको कोर्स दिखाई देंगे, एक फर्स्ट ईयर और एक सेकेंड ईयर का। ऑल ट्रेड के लिए, सभी ट्रेड के बच्चों के लिए। आपको आ जाना है फर्स्ट ईयर पे। फर्स्ट ईयर पे जैसे आप क्लिक करोगे नया पेज ओपन होगा और इस पेज में आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर देखो, मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जैसे अभी हम लोग जो क्लास कौन सी कर रहे हैं, बेसिक इंग्लिश स्किल की कर रहे हैं। इसके पहले क्लासेस हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इंट्रोडक्शन वाले एमसीक्यूज करा दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस वैल्यू करा दिए हैं, प्रोफेशनल स्किल्स करा दिया हमने, कम्युनिकेशन स्किल करा दिया है। और बेसिक इंग्लिश का जो अगर पीडीएफ के देखो, इसको आप ओपन करोगे तो इसमें 100 क्वेश्चन है। इसको अगर आप स्लाइड करके देखो, हिंदी प्लस इंग्लिश में है, ऑर्गेनाइज्ड है एकदम प्रॉपर तरीके से। तो आज इसी में के 76 से 100 तक हम लोग करने वाले हैं। तो कई बार बच्चों को सवाल रहता है सर पीडीएफ मिल जाता, तो भी हमने आपको बता दिया भाई पीडीएफ आप यहाँ से मॉड्यूल वाइज करो, जैसे जैसे हम आपको कराते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था, सबसे पहले आपके सामने आएगा 76 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 2 or more people give their thoughts and views on a topic it is। कह रहे हैं जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी एक पॉइंट पर अपने विचार जो हैं, अपने थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो उस चीज को क्या कहा जाता है। जनरली आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग बैठ जाते हैं, 4 से 10 लोग बैठ गए और बात कर देते हैं, किसी गवर्नमेंट पर ही चर्चा करने लगते हैं कि ये सरकार अच्छी है, तो दूसरा बंदा कहता है नहीं ये सरकार अच्छी है, तो तीसरा बंदा कहता है अच्छा वो अच्छी है, तो क्यों अच्छी है, तो उसकी जो फायदे हैं, उस सरकार के अच्छे काम बुरे काम गिनाते हैं हम लोग, आपस में इस तरह से डिस्कशन करते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या कहलाता है, वही सवाल पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर अपने विचार या अपने दृष्टिकोण, मतलब वह क्या सोच रखते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक चर्चा। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, आपको पता भी होगा। और एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज दे दी है जिससे आप समझ सको कि ये लोग जरूर किसी न किसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं। और ये भाई पूरा एकदम जोश के साथ उंगली उठा के चर्चा कर रहा है और 4 लोग जो है सुन रहे हैं। तो ये है भाई ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, किसी बिंदु पर 2-4 लोग हैं, अपने अपने विचार हैं, मत है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। अब आ गया है ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स। ग्रुप डिस्कशन करने से फायदा क्या है। जैसे हर चीज की बात होती है ना, कोई कह रहा पढ़ाई कर रहा था, कोई कहेगा भाई पढ़ाई करने का क्या फायदा है आखिरकार, तो आप फायदे बता सकते हो ना कि पढ़ाई करने से नॉलेज बढ़ेगी, समाज में आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति कहलाते हैं। उसके अलावा चीज़ों के बारे में, देश दुनिया के बारे में आपको पता रहता है, अलग अलग कल्चर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है। साथ में आप अपने जीवन को आसान कर पाते हैं। सिंपल सी बात है, आज के समय पर कहते हैं ना कि बेवकूफ़ बनाना किसको आसान है, जो कम पढ़ा लिखा है, बहकाना किसको आसान है, जो कम पढ़ा लिखा है। तो ये सारी चीजें हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो इसी तरह से ग्रुप डिस्कशन की बात किया जाए कि ग्रुप डिस्कशन से हमें क्या मदद मिलती है। हम किसी चीज के बारे में ज्यादा जान पाते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में मदद मिलती है। ठीक है, या फिर यह प्रॉब्लम बना देता है। देखिए, ग्रुप डिस्कशन करने से कभी प्रॉब्लम पैदा नहीं होती है। अभी मान लेते हैं कि अभी आपको कोई आपको दिमाग में डाउट आ गया कि यार एग्जामिनेशन कैसा होगा, इसमें क्वेश्चन हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा। ठीक है, अब आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, आपस में लोग डिस्कस करेंगे, तो किसी न किसी को पता होगा, वो बताएगा नहीं मैंने इस सर से पूछा तो उन्होंने ऐसे बताया था, तो क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ग्रुप डिस्कशन मोस्टली जो कंपनीज वगैरह में मीटिंग होती है, आपने देखा होगा ना, मूवीज में देखा हो या थ्योरेटिकली ऐसे आपने सुना होगा कि मीटिंग में हूं बाद में बात करता हूं। तो मीटिंग में एक्चुअल में होता क्या है,
मीटिंग में कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, मतलब कंपनी के जो बड़े पद पर लोग होते हैं वो लोग इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कैसे की जाए या कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही कैसे किया जाए, इसके लिए ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर। इससे और भी फायदा होता है, अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो कई बार कुछ नई जानकारी आपको मिल जाती है जो आपको नहीं पता होता है, लेकिन 10 लोग बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हो तो कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है कुछ नया बताता है, तो हमें ग्रुप डिस्कशन में नया सीखने को भी मिलता है, प्लस बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने में मदद मिलती है। अगर हम 2 4 5 लोग मिलकर किसी टॉपिक पर डिस्कस करें तो कहीं सॉल्यूशन निकल के आता है। कई बार हम लोग भी 3 4 लोग हैं ना, अब सब जैसे अलग अलग सन्नी सर हो गए या पीयूष सर हो गए, अभिषेक सर हो गए, तो किसी चीज को लेकर हम लोग कंफ्यूज होते हैं, बातचीत करते हैं बैठ के कि ये कैसे किया जाए, ये बच्चों को कैसे आसानी से कराया जा सके, तो उसी में एक रास्ता निकल के आता है। तो वही चीजें हैं यहाँ पर। तो ऐसे में ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, डी वाले ऑप्शन पे बोल रखा है ए एंड बी दोनों, तो ऐसे में हम लोग आंसर डी वाला सही करके चलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि नई चीजें सीखने को भी मिल जाती है ग्रुप डिस्कशन में, साथ में प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने में मदद मिलती है। दोनों सही है तो दोनों को तो एक साथ टिक कर नहीं सकते, इसलिए डी में ऑप्शन दिया हुआ ए एंड बी दोनों, तो हम लोग क्या करेंगे, डी ऑप्शन को सही करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है विच ऑफ दीज शुड नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन अ ग्रुप डिस्कशन। कह रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपको अपनी राय देते समय या अपनी ओपिनियन, जैसे कई बार होता है ना कि आपकी जैसे किसी टॉपिक पर किसी बिंदु पर बात हो रही है, मान लो एक सरकार पर ही बात हो रही है, तो हर व्यक्ति उस पर अपनी राय देगा कि ये सरकार अच्छी है, कोई कहेगा सरकार बुरी है। तो जब हम अपनी राय दे रहे हो, जैसे हम कह रहे हो कि सरकार अच्छी है, दूसरा कोई कह रहा होगा सरकार बुरी है, यानी एक ही बिंदु पर हम लोग अलग अलग विचार रख रहे हैं और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी राय दे रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। तो उस ओपिनियन देने के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, अब हम लोग ऑप्शन सुन लेते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे इट सीम्स टू बी, मुझे लगता है, या हम बोलेंगे लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, या फिर बोलेंगे इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, या फिर आई डोंट क्विट एग्री, कि मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। तो देखिए अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो आप ये शब्द बोल सकते हैं कि भाई आप ऐसा कह रहे हो कि सरकार अच्छी है लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अच्छी नहीं है, तो ये चीज तो सही है, लेकिन बताना क्या है हमें कि ग्रुप इसके दौरान आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, करते समय किसका उपयोग नहीं करना है। ठीक है, तो पहला तो सही लग रहा है, पहला सही लग रहा है आपको कि ये तो हम बोल सकते हैं हाँ कि मुझे लगता है कि मेरी नजर में सरकार सही नहीं है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं। आप ये भी चीज बोल सकते हो मेरी राय में जो है सरकार अच्छी है, मतलब ये भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। या फिर आप ये भी कह सकते हो भाई आप कुछ भी कहो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। ठीक है, तो इसलिए ये भी सही है, लेकिन आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि कोई बोल रहा हो उसे बोलो कि चुप रहो मेरी बात सुनो। ठीक है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, ऐसे आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते ग्रुप डिस्कशन के दौरान। आपको ग्रुप डिस्कशन के दौरान सहमति या असहमति दर्ज करानी है कि हाँ भाई ठीक कह रहे हैं आप, या नहीं भाई आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। ऐसे नहीं आप डायरेक्टली कहोगे नहीं मेरी बात सुनो, तो इस तरह से आप ये सेंटेंस नहीं यूज कर सकते। कौन सा वाला, बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्या यूज नहीं कर सकते, ये वाला सेंटेंस आप यूज नहीं कर सकते ग्रुप डिस्कशन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश एंड हिज टीम डिस्कस अबाउट द स्टेप टू फॉलो कंप्लीट प्रोजेक्ट एट द अर्लीएस्ट। He was happy with suggestion given by his teammates and granted to follow the same. How would he convey it? देखो महेश हैं और उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और ये लोग प्लान कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट को कितना जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। अब ऐसे में जो इनके टीम के लोग थे, इन लोगों ने, साथियों ने इनको क्या किया, सुझाव दिए कुछ कि भाई ऐसे आप करो। तो उन सुझाव को सुन के महेश को अच्छा लगा और उन्होंने कहा ठीक है ऐसा ही किया जाए। ठीक है, इन्होंने अनुमति भी दे दी कि ठीक है भाई ऐसा ही करो। जैसे कई बार होता है ना कि 4 5 लोग डिस्कस कर रहे हो, एक बॉस है, मालूम है इनका बॉस है, उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि सर ऐसा ना करके ऐसे ये काम किया जाए। तो महेश को भी सही लगा कि नहीं बात इनकी तो जेन्युइन है, तो उन्होंने परमिशन भी दे दिया, कहा ठीक है आप लोग करो, ऐसे करो, जल्दी से जल्दी काम खत्म करने के लिए उन्होंने राय मांगी थी, लोगों ने राय दिया, इनको पसंद आया, उन्होंने कहा ठीक है वैसे काम करो। तो अब ये कैसे व्यक्त करेंगे, जो महेश हैं ये कैसे बोलेंगे अपने टीम से, कैसे बोलेंगे या कैसे बोलना चाहिए? क्या इनको ये बोलेंगे यू मस्ट फॉलो व्हाट आई टेल, या ये बोलेंगे जो मैं कह रहा हूं वही तुम्हें करना है? नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। डोंट कम हियर, ये बोलेंगे यहाँ आओ मत और मुझसे बात मत करो। नहीं भाई, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ठीक है,
आई डोंट एग्री, मैं तुमसे सहमत ही नहीं हूं। या तो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि मैं सहमत है उनकी बात से और वो साथियों के दिए गए सुझाव से खुश भी हुए हैं और उन्होंने उसको पालन करने की अनुमति भी दे दी है। तो ऐसे में क्या कहेंगे, ये कहेंगे आई एग्री विथ योर प्लान ऑफ एक्शन, यानी आप लोगों ने जो प्लान ऑफ एक्शन यानी जो सुझाव दिया है, जो कार्य योजना बनाई है, उससे मैं एग्री हूं और आप इस पर काम करिए। तो ऐसे में सेंटेंस आपका जो है ए वाला जो है वो बेहतर रहेगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के लिए आगे बढ़ते हैं। रिया हैड टू अटेंड ग्रुप डिस्कशन ऑन बिहाफ ऑफ हर कंपनी। रिया है, किसी कंपनी में काम कर रही है, अपनी कंपनी की तरफ से वो ग्रुप डिस्कशन में गई है। What is she supposed to do before meeting? रीता है यार, मैं रिया पढ़ दिया। रीता अपनी कंपनी की ओर से एक जगह ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने गई है। बैठक में जाने से पहले उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उनको पार्टी करनी चाहिए बैठक में? यानी ग्रुप डिस्कशन में होता ना, कई बार होता है कि कुछ किसी जगह पर वो रहता है, आपका मीटिंग होती है और वहां पर अलग अलग कंपनीज के लोग बुलाए जाते हैं। तो ऐसे में एक कंपनी की तरफ से रीता गई है, तो वह पूछ रहा है कि ग्रुप डिस्कशन में जाने से पहले रीता को क्या करना चाहिए? क्या रीता को पार्टी करके जाना चाहिए? चलो कल ग्रुप डिस्कशन है, आज खूब दबा के पार्टी कर लेते हैं। नहीं भाई, उनको क्लास करना पड़ेगा। यार अब क्लास थोड़ी करने की उम्र है, वो नौकरी कर रहे हैं तो क्लास करने जाएंगे, या फिर छुट्टी ले लें कि चलो अब ग्रुप डिस्कशन से जान बचेगा, मैं नहीं जाऊं। भाई आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कंपनी की तरफ से आपको जाना है, तो आप क्या करोगे? आप तैयार करोगे जिस टॉपिक पर चर्चा है, यानी जिस बारे में वो मीटिंग है, उस टॉपिक के बारे में इनको तैयारी करनी पड़ेगी वहां जाने से पहले। नहीं तो क्या होगा, सवाल पूछे जाएंगे तो मुंह खोल के देखते रह जाएंगे, जवाब कुछ निकलेगा नहीं। तो ग्रुप डिस्कशन में जाने से पहले क्या करना जरूरी है? जिस टॉपिक पर वो ग्रुप डिस्कशन है या जो मीटिंग है जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक के बारे में हम पहले से तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, तो वही रीता को भी करना पड़ेगा। यही चीज हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आंसर आपका मैंने लिख दिया सी। ओके, अ पर्सन हु मेक्स अ कॉल, वह व्यक्ति जो किसी को कॉल करता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? देखो टेलीफोन बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बट ठीक है तो आपके कोर्स में ही। तो टेलीफोन में दो लोग होते हैं भाई, एक कॉल करने वाला, एक कॉल रिसीव करने वाला। तो कह रहा है कॉल करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, या व्यक्ति जो कॉल करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कॉलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉलर। ये शर्ट का कॉलर नहीं, कॉलर, फोन कॉल करने वाला। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा बिना किसी झंझट के। आगे बढ़ते हैं। रिसीवर इज अ पर्सन, रिसीवर किसको कहेंगे? कॉलर तो वह हो गया जो फोन कर रहा था, तो रिसीवर किसको कहेंगे? रिसीवर वह हो जाएगा जो फोन को रिसीव करेगा। क्या करेगा? फोन को रिसीव करेगा। कुछ लोग कह रहे होंगे क्या ही चल रहा है, बट है ये एम्प्लॉयबिलिटी चल रहा है। इसी तरह का एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट बहुत आसान है, बस आपको समझना है ध्यानपूर्वक। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके जीवन से रिलेटेड इसमें पूछ दी जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर प्राप्तकर्ता हो जाएगा, ये हो गए कॉलर, ये हो गए रिसीवर। ठीक है, लगे हुए हैं लोग। चलिए इनको छोड़ देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोन कॉल हैज अ फेज, फोन कॉल में कितने फेज होते हैं? फोन कॉल में बेसिकली 3 फेज होते हैं। ठीक है, 3 फेज होते हैं। एक होता है आपका स्टार्टिंग फेज, जब कॉल स्टार्ट होती है, और एक मिडल फेज होता है जिस दौरान बातचीत हो रही होती है, और एक तीसरा फेज होता है एंड का, कट। कॉल गया, बातचीत हुई, कट गया। तो सब मिलाकर फोन कॉल में कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं भाई। तो यहां पर आंसर डी हो जाएगा बिना किसी डाउट के। ठीक है, चलिए फेज मतलब चरण, कितने चरण में कार्य होता है। तो फोन एक बार कॉल किया गया, करने का प्रक्रिया हो गया, बात करने प्रक्रिया हो गया, काटने का प्रक्रिया हो गया। 3 चरण हो गए, 3 स्टेप्स हो गए। ठीक है, चलिए। बिंदु रिसीव अ कॉल फ्रॉम जेजे कंपनी प्रमोटिंग अ डिस्काउंट सेल। बिंदु को फोन आया जेजे कंपनी से, और जेजे कंपनी वाला कोई डिस्काउंट ऑफर दे रहा था। सी कुड नॉट क्लियरली हियर द डिटेल्स, अब इनको सही से समझ में नहीं आया। ठीक है, कई बार हमारे पास भी कॉल आता है, सर हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, तो कई बार हम दोबारा से पूछ देते हैं किस कंपनी से, क्योंकि अचानक से कॉल उठाओ तो पता नहीं कौन सा एबीसीडी कंपनी बोलती है, नहीं सुनाई देता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो यही हुआ, बिंदु को फोन आया जेजे कंपनी से, जेजे कंपनी कुछ ऑफर दे रहा था उनको, तो इनको नहीं, ये सही से सुन नहीं पाई, ये सही से सुन नहीं पाई। तो हाउ इज शी सपोज टू आस्क पर्सन टू रिपीट द इंफॉर्मेशन। अब क्या करना है, इनको पूछना पड़ेगा दोबारा से कि भाई आपने क्या कहा, है ना, दोबारा से पूछना पड़ेगा। तो कह रहे पूछने का बेस्ट तरीका क्या है? तो बेस्ट तरीका
आप ये बोलोगे जरा जोर से बोलो, नहीं भाई ये थोड़ा सा सभ्यता के खिलाफ हो जाएगा बोलना कि यार तेज बोलो, ठीक है, उसको बुरा लग सकता है आदमी को, ठीक है, तो हम ये चीज नहीं बोलेंगे। ये बोलना कि आई डोंट नो की बात ही नहीं हुई ना, बात ही सुनाई ही नहीं दिया है मुझे। या फिर ये बोलेंगे व्हाट इज इट, क्या है ये, नहीं, आप ये बोलोगे कुड यू प्लीज रिपीट, कुड यू प्लीज रिपीट। यह जनरली सेंटेंस तब भी यूज किया जाता है जब इंटरव्यू के दौरान आपसे इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल पूछा और गलती से आप ध्यानपूर्वक सवाल को नहीं सुन पाए, तब भी आप यह सेंटेंस यूज कर सकते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट, कृपया आप दोबारा से पूछ सकते हैं, क्या दोबारा दोहरा सकते हैं उस बात को जो आपने पूछा है, तो ये सेंटेंस वहां पर यूज होगा, ठीक है, बाकी सेंटेंस गलत है। आगे बढ़ते हैं। हरीश मेड अ कॉल टू सीनियर मैनेजर, हरीश ने अपने मैनेजर को, सीनियर मैनेजर को फोन किया, अपनी कंपनी के सीनियर मैनेजर को। हाउ इज ही सपोज टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, बातचीत करना है, शुरुआत करना है तो किस तरह से करेगा। मान लो अपने मैनेजर को, अपने सीनियर मैनेजर को कोई फोन करता है तो बात करने की शुरुआत तो करना पड़ेगा ना, शुरू तो होगा कहीं से, ऐसा तो नहीं कि ऐसे डायल कर दिया तो शुरू, बात शुरुआत तो कहीं से होगी, एक शुरुआत, तो वही कह रहा है कि स्टार्टिंग कैसे होगी। मैनेजर के सीनियर को फोन किया, उसे बातचीत कैसे शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सीधे बात करने, सीधे ये बोलें कि क्यों फोन किया है, डायरेक्ट काम की बात करें, या थैंक यू बोल दें, या गुड बाय बोल दें, नहीं, सबसे पहला तरीका होता है कि भाई वो आपका सीनियर है तो आप उसको ग्रीट करें, ग्रीट मतलब उसका अभिवादन करें। मॉर्निंग में फोन किए हैं तो गुड मॉर्निंग बोले, दोपहर मिले हैं तो गुड आफ्टरनून बोले, और शाम को फोन कर रहे हैं तो गुड इवनिंग बोले, गुड इवनिंग सर, मैं ये बोल रहा था सर आपसे ये काम था, या इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी हो, जो भी हो। कॉल करते समय आप अपने सीनियर को कॉल कर रहे हो तो पहला स्टेप क्या है, ग्रीट, अभिवादन करना। अभिवादन क्या होता है, वही गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह की जो चीजें होती है, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट विच हैज डिटेल्स ऑफ योर जॉब, ऑफ अ जॉब, कह रहे हैं वह डॉक्यूमेंट, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, वह डॉक्यूमेंट जिसमें किसी नौकरी का विवरण हो, यानी जिसमें लिखा गया हो कि यह नौकरी किस जगह पर है, नौकरी किस पद के लिए है, ठीक है, नौकरी की सैलरी क्या है, इस तरह का अगर कहीं जैसे बैनर वगैरह, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है वी आर हायरिंग, इस तरह से कई जगहों पर आपको पोस्ट मिलता है और नीचे लिखा रहता है जैसे ग्राफिक डिजाइनर, अकाउंटेंट, मार्केटियर, वेब डेवलपर, ये सब क्या है, एक एक बैनर है कि नौकरी है, मतलब ये लोग हायर कर रहे हैं, इनके यहाँ वैकेंसी है, तो इस तरह से पोस्ट आपको देखने को मिलता है ना। तो वही पूछ रहा है कि क्या कहलाता है जो डॉक्यूमेंट है जिसमें जॉब, फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं, जिस डॉक्यूमेंट में किसी नौकरी का विवरण होता है, वह क्या होता है, कोई स्किल होता है, वो कोई स्किल नहीं होता है, ठीक है, नन का कोई यहां पर मतलब नहीं होगा। यहां पर किस बारे में है, डिटेल्स ऑफ जॉब, तो यहां पर जॉब की डिटेल्स होंगी, उसमें क्या होंगी, जॉब की डिटेल्स होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी, जॉब की डिटेल्स होंगी कि किस पद के लिए नौकरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपको तब बताई जाएंगे अब जब ज्वाइन कर लोगे, जब ज्वाइन कर लोगे तब बताया जाएगा कि इस पद में आपको क्या क्या करना होता है। जनरली जब भी जॉब वैकेंसी आती है वहां पर क्या होता है, उस जॉब की डिटेल होती है कि हम क्या है, किस पद पे वैकेंसी वगैरह है, ठीक है। तो जिम्मेदारियां तो आपको तब बताई जाएंगी जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो, जब आप ज्वाइन करते हो तब आपको जिम्मेदारियां बताई जाती हैं कि आपके पद की ये जिम्मेदारियां हैं, इतने बजे से इतने बजे तक आना है, इतने लोगों की टीम है, इनको आपको हैंडल करना है, ये आपका प्रोजेक्ट होने वाला है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लेकिन जब वैकेंसी आती है किसी डॉक्यूमेंट में, वैकेंसी में जॉब की डिटेल्स होती है, नौकरी का विवरण होता है कि नौकरी किस पद पर है, उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सब होता है। ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि काम क्या करना है आपको, जिम्मेदारियां मतलब काम क्या करना है आपको। तो आपने देखा है किसी वैकेंसी में ये लिखा रहता है कि आपको काम क्या करना है, ये रहेगा कि आपका टेक्नीशियन पद पर वैकेंसी निकली हुई है, आपको सैलरी मिलेगी, ये उम्र होगा, ये लोकेशन होगा, ये सब रहेगा, लेकिन ये नहीं लिखा रहता है कि टेक्नीशियन पद में कार्य क्या करना है। ये ज्वाइनिंग पर आपको पता चलेगा क्या कार्य करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉब टाइटल इज द नेम, कह रहे हैं कि जॉब टाइटल का क्या मतलब होता है। जैसे मान लेते हैं जॉब टाइटल है जूनियर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, या फिर जैसे आईटीआई के बच्चे किस पद पे होते हैं, टेक्नीशियन, जैसे कई बार आपने देखा होगा TG2 TG3 इस तरह से होता है ना,
टेक्नीशियन। तो कह रहा है जो पद होता है, नौकरी का शीर्षक जो पद होता है वह क्या दर्शाता है। तो ये किसी कंपनी का नाम नहीं होता है। जो पद है जेई, मान लो जेई आपने पद सुना होगा ना, जेई हो गया या फिर टीजी2 हो गया, इस तरह के जो टेक्नीशियन वगैरह के जो पद होते हैं, तो पद का क्या मतलब, पद किसी कंपनी का नाम नहीं होता है और कंपनी की नौकरी भी नहीं होता है। यह कोई समरी या सारांश भी नहीं होता है। यह वह रोल होता है जो आपको निभाना है। यानी अगर कहा जाए पिक्चर में हीरो क्या करता है, पिक्चर में हीरो बोला जाए तो हीरो का काम क्या होगा, हीरो का एक अपना रोल होता है ना, उसका एक कैरेक्टर होता है, वो हीरो वाला काम करेगा। विलन क्या करेगा, विलन का जो अपना काम होता है उसका हमेशा का मार धाड़ करना, हीरोइन को लेके भगा ले जाना। या भाई वो मिथुन चक्रवर्ती वाली मूवीज देखे होंगे, तो जितनी मूवीज 10 मूवीज होती थी, 10 में से आप लोग तो देखे नहीं होंगे, हम लोग देखते थे, तो 10 में से 8 मूवीज ऐसी होती थी कि उसके मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज में बहनें होती ही होती थी और 10 में से 8 मूवीज में से उसकी बहन को गुंडा उठा ले जाता था। ठीक है, तो सबका रोल होता है। तो इसी प्रकार से यह जो है टेक्नीशियन या जेई जूनियर इंजीनियर, यह क्या दिखाता है, यह दिखाता है कि आपको कौन सा रोल निभाना है। यह दिखाता है कि आपको टेक्नीशियन वाला रोल निभाना है, आपको जेई वाला रोल निभाना है, आपको एसडीओ वाला निभाना है, आपको सुपरवाइजर का रोल निभाना है। रोल निभाने का मतलब क्या है, उस पद की जिम्मेदारी निभानी है आपको। ठीक है, तो जब भी कोई पद होता है, नेम ऑफ द पोस्ट, जो जॉब की टाइटल है, अगर टीचर है, मान लेते हैं कि आपके जो जॉब है, कोई पूछे आप क्या हैं, आप कौन सी नौकरी करते हैं, तो आप बोलते हैं टीचर हूं मैं। तो टीचर क्या करेगा, टीचर पढ़ाएगा, अपने आप समझ जाएंगे। तो क्या दिखाता है कि जो आप ज्वाइन कर रहे हो ना, जो जॉब है आपकी, उसका रोल है, भूमिका है कि आप कौन सी भूमिका निभाने वाले। ठीक है, यहां पर आंसर बी से है। सब मिलाकर पद मतलब है कि भूमिका, आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाली है वह दिखाता है आपका पद, कि कौन सी भूमिका आप निभाने वाले। अगर आप भाई एसआई हो तो आप दरोगा के पद पे हो। ठीक है, सिपाही हो तो आप सिपाही है, तो सिपाही वाला काम करने वाले। तो वो क्या दिखाता है, वो आपके रोल को प्रदर्शित करता है कि आप मानो कहने को तो बिजली विभाग एक है, बिजली विभाग में कई पद हो गए ना, एसडीओ भी है, जेई भी है, एई भी है, टेक्नीशियन भी है, लाइनमैन भी है, लेकिन विभाग एक ही होने के बावजूद सबकी अपनी अलग अलग भूमिका है। कुछ ऐसी भी भूमिकाएं हैं जो एसी केबिन के अंदर बैठ के निभाई जाती है, कुछ ऐसी हैं जो खंबे के ऊपर चढ़ के निभाई जाती है। तो वही है, ये रोल निर्धारित करता है। जो आपका जॉब का शीर्षक है, यानी आपकी जो जॉब टाइटल है, जॉब टाइटल क्या है, जेई, एसडीओ, एई, टेक्नीशियन, ये सब क्या है, जॉब टाइटल्स है। तो जॉब टाइटल आपको बताता है कि आपको कौन सा रोल निभाना है। यहाँ पर आंसर बी सही हो जाना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, 87 का बी हो गया। चलिए 88 पर, लोकेशन फॉर द जॉब मीन्स, अगर आपको कहीं वैकेंसी निकली है, उसमें लिख रहा है लोकेशन ये होने वाला है। लोकेशन मतलब क्या, लोकेशन मतलब ये हो गया कि कौन सी जगह पर आपको नौकरी मिल रही है। लोकेशन मतलब अगर कहीं वैकेंसी निकली हुई है और उसमें लोकेशन लिखा हुआ है चंडीगढ़, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वह नौकरी आपको चंडीगढ़ में करनी है। ठीक है, तो वो चीज होता है, लोकेशन मतलब ये होता है। ठीक है, ये किस पर्पज में, जब वैकेंसी आती है, कहीं वैकेंसी आती है। अब जितने भी हम लोग ये टॉपिक्स छेड़ रहे हैं ना, किस बारे में, ये वैकेंसी के बारे में। मान लो एक वैकेंसी आ गई, वैकेंसी में लिखा हुआ है पोस्ट, ठीक है, वैकेंसी में लिखा हुआ है लोकेशन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब आप समझोगे। पोस्ट मतलब पद, कौन सा रोल आपको निभाना है, किस पद पर आपको कौन सी जिम्मेदारी निभानी है। लोकेशन मतलब किस जगह पर आपको नौकरी करनी है। ये सारी चीजें बात चल रही है जॉब वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि रीड जॉब डिस्क्रिप्शन विच स्पेसिफाइड familiarity with MS ऑफिस शुड ही हैव। रवि ने नौकरी का विवरण पढ़ा, यानी एक इन्होंने विज्ञप्ति पढ़ा, नौकरी आई हुई है डिटेल में, उसके बारे में पढ़ा, जिसमें लिखा था कि MS ऑफिस से परिचित होना जरूरी है। कार्यालय नहीं होगा यहाँ पर, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर होता ना आपका, तो MS ऑफिस से परिचित होना जरूरी है। तो उसके पास क्या होना जरूरी है। अगर एक वैकेंसी आती है, मान लो UPRVNL की बात कर लेते हैं, UPRVUNL, इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, बहुत सारे ट्रेड की वैकेंसी जाती है। फिर इसमें एक चीज एक्स्ट्रा बोल देता है कि ITI तो आपका होना ही चाहिए, जिस ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और भी ट्रेड होती हैं। उसके साथ ही यह भी बोल देता है कि CCC सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, क्या बोल देता है, CCC का सर्टिफिकेट चाहिए।
उसी प्रकार से जो ये वैकेंसी थी इसमें लिखा हुआ था कि आपके पास एमएस ऑफिस का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब रवि अप्लाई करना चाह रहे तो रवि के पास क्या होना चाहिए, रवि के पास ये होनी चाहिए नॉलेज कि वह जानते हो भाई साहब कि कैसे यूज करना है एमएस ऑफिस को। ठीक है, कौन से एमएस ऑफिस को कैसे यूज करना है ये पता होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आपकी वैकेंसी में ट्रिपल सी लिख दिया है तो इसका मतलब आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें सर्टिफिकेट नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि एमएस ऑफिस से आप अवेयर हो, मतलब आपको एमएस ऑफिस इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन सही होगा कि एमएस ऑफिस की जानकारी हो, आप जानते हो कि एमएस ऑफिस कैसे यूज करते हैं। एमएस ऑफिस क्या है, अरे वर्ड है जिसमें टाइप करते हैं, बायोडेटा बनाते हैं। एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया जिसमें स्लाइड वगैरह बनाई जाती है, यही बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, श्याम एंड राम अप्लाइड फॉर द सेम जॉब। श्याम और राम ने एक ही नौकरी के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, श्याम रीड जॉब डिस्क्रिप्शन इन डिटेल। श्याम ने अच्छे से पढ़ा जो जो वैकेंसीज में मांगा गया था कि भाई क्या पद है, कितनी सैलरी है, क्या एजुकेशन चाहिए, स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, कंपनी कहाँ की है, सारा कुछ अच्छे से पढ़ाई किया। किसने, श्याम भाई ने पढ़ा। नौकरी के लिए अप्लाई किया राम ने भी और अप्लाई किया श्याम ने भी, लेकिन राम ने ऐसे बस अप्लाई कर दिया, श्याम ने अप्लाई करने के साथ सब कुछ पढ़ा और उसके बारे में इंपॉर्टेंट सब डिटेल को नोट कर लिया। ठीक है, Who will we know more about the company? अब इन दोनों में से कंपनी के बारे में किसके पास ज्यादा नॉलेज होगी, किसके पास ज्यादा नॉलेज होगी, भाई श्याम के पास ही तो होगी, क्योंकि उसने ही रिसर्च करके सारी चीजें नोट की है ना। तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। मान लो वैकेंसी आती है, देखो दो तरीके के लोग होते हैं। वैकेंसी आती है, एक होता है बंदा वो पूरी मेहनत करता है, कितने केवी का फॉर्म अपलोड होगा, कितनी फीस जमा करनी है, एलिजिबिलिटी क्या होगा, ये होगा। आपके ही दोस्तों में भी होता होगा, एक आदमी बड़ी मेहनत करेगा, सब डिटेल लाने के बाद फॉर्म भरेगा और दूसरा वाला कहेगा यार मेरा भी भर दे। ठीक है, वो मेहनत नहीं करता, दिमाग पे बोझ नहीं देता। तो उस वैकेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी किसको होगी, उस पहले वाले को होगी जिसने उस पर पूरी मेहनत की, देखा कितने केवी का फोटो चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, क्या क्या अपलोड करना है, जो डिटेल में पूरी स्टडी किया है उसके पास ज्यादा जानकारी रहेगी ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि श्याम और राम जो है सेम कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो ये श्याम है वो डिटेल से सब कुछ पढ़ते हैं जॉब के बारे में और उसके बारे में सब चीजों को नोट करते हैं। तो किसके पास ज्यादा जानकारी होगी, सिंपल सी बात है श्याम के पास होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इफ यू वर्क इन अ लार्ज पॉपुलर कंपनी, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं, मान लेते हैं आप आईटीआई से हैं, तो अगर प्राइवेट सेक्टर में बात किया जाए तो अगर आप टाटा में काम करते हैं, आप मारुति में काम करते हैं, आप होंडा में काम करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गुड टू शेयर अबाउट द वर्क प्लेस। अब कहीं और आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या किसी से बातचीत कर रहे हो, तो ऐसे में आपको दूसरे व्यक्ति से क्या शेयर करना चाहिए। मान लेते हैं आप किसी बड़े पद पर काम कर रहे हो, किसी बड़ी कंपनी में जो बड़ी फेमस है, आप वहां नौकरी कर रहे हो, अब आप किसी से मिलते हो, किसी मीटिंग में मिलते हो या फिर किसी दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहां पर आपको क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। अब देख लेते हैं, कह रहा है कि किस प्रकार का आप जॉब करते हैं और कंपनी का नाम बताएंगे, या फिर नेम ऑफ द वर्क प्लेस, सिर्फ जहां काम करते हैं सिर्फ वही नाम बताएंगे, मतलब सिर्फ कंपनी का नाम बताएंगे। ठीक है, या फिर वह जगह बताएंगे कि मैं चंडीगढ़ में काम करता हूं या कोई। देखिए, आप चंडीगढ़ में काम करते हैं ये किसी के लिए मायने नहीं रखता है, आप किस कंपनी में काम करते हैं ये मायने जरूर रखता है। नेम ऑफ वर्क प्लेस केवल नाम, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंपनी का नाम बताओ। बेहतर ये होगा कि आप किस पद पर हैं, किस पद पर हैं और किस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये दोनों चीज बताओगे तो ये बेस्ट तरीका रहेगा। ठीक है, अब जैसे कई बार होता है ना, किसी से पूछो भाई क्या करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो माइक्रोसॉफ्ट में, तो क्या बताया उसने बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और किस कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में, एक बड़ी कंपनी, पॉपुलर सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनी में बताया। ठीक है, तो ये चीज होता है कि अगर आपसे डिटेल के बारे में, आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो आपको अपना पद भी साथ के साथ शेयर करना है। अब कहने को जैसे मान लो हो गया कि पता चला आप मारुति में काम करते हैं, तो किसी से आप मिले तो कहे मारुति में काम करता हूं, और पता चले कि आप क्या हो, कुछ नहीं करते, वहां पे गेट पर बैठ के टाइम पास मारते हैं, या फिर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पर भी 2-4 दिन के लिए दिहाड़ी पर काम करने जाते हो, तो वो नहीं होता। आपको पद और कंपनी दोनों बताना पड़ेगा, तब सही इंप्रेशन बनती है, और या फिर वो जरूरी भी है साझा करना। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप ऑफ जॉब कि आप किस पद पर हैं या किस प्रकार का काम करते हैं, उसके साथ साथ कंपनी का नाम बताना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ दीज इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड अबाउट योर वर्क। कह रहे हैं कि आपके कार्य के बारे में इसमें से कौन सा सही या अच्छा शब्द नहीं है। आपके कार्य के बारे में सकारात्मक शब्द क्या नहीं है। अगर आपको काम करने में आनंद आ रहा है, मतलब नौकरी कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है आपको अपनी नौकरी में, तो अच्छी बात है, ठीक है। आपकी एक्साइटिंग है, बड़ी रोमांचक नौकरी है, मजा आता है, अंदर से फीलिंग एकदम फील गुड रहते हैं, मस्त, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, तो भी अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग जॉब है आपकी, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी जॉब बोरिंग है, उबाऊ है, हमेशा दिमाग खराब रहता है, बोर करती रहती है, तो वो जॉब अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो यानी आपकी जॉब्स की बात करें, आपकी नौकरी की बात करें, आपके कार्य की बात करें, आप जो नौकरी या जो काम या बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो बोरिंग होगा तो वो बेकार होगा। तो वही पूछ रहे इसमें से कौन सी चीज, कौन सा शब्द ऐसा है जो नौकरी या कार्य से रिलेटेड तो है लेकिन मजेदार नहीं है। तो कौन सा चीज मजेदार नहीं है? बोरिंग होना, उबाऊ होना, ठीक है। बाकी चीजें तो मजेदार है। तो अब अभी वीडियो को पॉज कर दीजिए और नीचे जाके अपना नाम लिखिए और कमेंट लिखिए कि ये क्लास कैसी है, बोरिंग तो नहीं है, अब कैसा है, इसमें आपको फन आ रहा है, आपको इसमें एक्साइटिंग लग रहा है, क्लास आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैंने अचानक से ही पूछ दिया, बट हर वीडियो में बोलता हूं तो मैं क्यों पीछे हटूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं, बाकी कैसी लगती है वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। आज कोशिश किया हूं मैं कम बात करूं, कभी कुछ बच्चे शिकायत करते हैं सर आप बोलते ज्यादा हो, ठीक है, तो फिर भी देखो मैंने बोल ही दिया। अ पर्सन हु वर्क्स विद अस इज, वह व्यक्ति जो मेरे साथ नौकरी करता है उसको क्या कहेंगे। देखो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरे साथ और भी लोग, अकेले मैं कंपनी थोड़ी काम करूंगा, और भी लोग काम कर रहे होंगे, तो मेरे साथ और जो काम करने वाले लोग होते हैं भाई, उनको क्या कहते हैं? क्या उनको दोस्त कहते हैं? नहीं, उनको हम को वर्कर कहते हैं। को और वर्कर दो अलग चीज मिलकर बनी हुई है, ठीक है। वो परिवार नहीं होता, को वर्कर होता है, जिसको हम लोग कलीग भी कई बार कहते हैं, सहकर्मी भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अगर आप नौकरी कहीं कर रहे हो और आपके साथ में जो बंदे काम करने वाले हैं, क्या बोला जाएगा? को वर्कर, ठीक है, जिसके हिंदी में सहकर्मी भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में लिख दूं अगर तो सहकर्मी बोलते हैं उसको, ठीक है जी। चलो यहां पर तो हो गया आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राय इज आंसरिंग अ इंटरव्यू क्वेश्चन अबाउट हिज वर्क प्लेस, ही वॉज नॉट हैप्पी विद द करंट टीममेट, शुड ही स्पेसिफाई। देखो भाई, राज क्या कर रहे हैं ना, राज इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। जहां वो काम करते हैं मौजूदा में, इंटरव्यू कहीं और दे रहे हैं लेकिन मौजूदा में कहीं और नौकरी करते हैं, जहां नौकरी करते हैं वहां खुश नहीं है, अपने साथ के काम करने वाले लोगों के साथ खुश नहीं है। तो उन्हें क्या करना होगा? इंटरव्यू के दौरान इस चीज को बताना है, इस चीज को बताना पड़ेगा उनको इंटरव्यू के दौरान। नहीं, कभी भी ध्यान रखिएगा, ये वैसे भी मैं बता दे रहा हूं आउट ऑफ द टॉपिक, अगर किसी कंपनी में आप काम करते हैं और दूसरी कंपनी में आप जाते हैं इंटरव्यू देने, पहली कंपनी के बारे में अगर आप बुराई करोगे, वहीं समझ लो आपका रिजेक्शन तय है। क्योंकि सामने वाला ये सोचेगा कि जब ये उस कंपनी में काम कर रहा था और आज मेरे यहाँ आया है, उसकी बुराई कर रहा है, तो कल दूसरे की जगह जाएगा तो उसकी बुराई करेगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। तो सिंपल सी बात है कि क्या करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, इनको शेयर नहीं करना है। भले ही अपने पिछली कंपनी में अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ खुश नहीं है, फिर भी उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में ये बताने की जरूरत नहीं है कि सर मैं अपने पिछली कंपनी में काम करता था, वहां के लोग बड़े ही गंदे हैं, वो लोगों से मेरी नहीं बनती है, जो वो बड़े झगड़ालू हैं, इस तरह के हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करना है, ठीक है। सब मिलाकर पिछली कंपनी की बुराई करना गलत बात है, नहीं तो सोचेगा कि यार उसकी बुराई कर रहा था, कल मेरी करेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 94 का आंसर बी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। Ryan wants to speak to HR about his work. He should specify the name of his job, place of work and, देखो रेहान अपने काम के बारे में अपने HR मैनेजर से बात करना चाहता है। HR क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं। उसे अपने कंपनी का नाम और वर्क प्लेस, मतलब जहां कार्य करता है, उसके बारे में और किस चीज के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। अपने HR से बात करते समय उसे क्या बताना, क्या क्या चीजें बतानी चाहिए। अगर मान लो कि अगर किसी, मान लो ये है, क्या है, रेहान है, ठीक है, रेहान है, ये इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यू देते समय ये क्या क्या चीजें बता रहे हैं। पहले तो इन्होंने बताया कि ये कौन से जॉब, मतलब किस पोस्ट पर जॉब करते हैं, ये इन्होंने बताया इंटरव्यू देते समय, ठीक है, हिज जॉब। दूसरा, किस प्लेस पर
कहाँ किस जगह नौकरी करते हैं ये बताया। तीसरा क्या चीज है जो उन्हें बताना चाहिए अपने इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को, क्या उन्हें अपने साथियों का नाम बताना चाहिए। भाई इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति को उनके साथियों से कोई लेना देना नहीं है। देखो इन्होंने अपनी पोस्ट बताई कि मैं इस किसी कंपनी में पहले काम कर रहे हैं, नई जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अब जिस पोस्ट पर काम कर रहे थे वो इन्होंने बताया, अच्छी बात है। दूसरी चीज उस कंपनी किस कंपनी में या किस जगह काम कर रहे थे ये बताया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन और एक चीज और बता सकते हैं, वही हमें बताना है कि क्या बता सकते हैं। तो देखिए अपने सीनियर का नाम बताने का कोई मतलब नहीं है, अपने दोस्त का नाम बताने का कोई मतलब नहीं है, उसकी मतलब इनकी रेयान को और क्या क्या जरूरतें हैं, इनको क्या चाहिए, क्या इच्छाएं हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। इनको एक चीज और बताने की जरूरत है कि वहां पर इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या थी, मतलब उस कंपनी में उस पद पर वो क्या क्या संभालते थे। तो इससे क्या होगा, जब आप जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओगे तो सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि यानी यह व्यक्ति काम का है। यह जैसे कई आप कह सकते हो किसी कंपनी में काम करते हो तो आप ये कह सकते हो कि मैं सेल्स का काम देखता हूं और लगभग हर साल कंपनी में 10% ज्यादा ग्रोथ में करता हूं, पिछले साल के कम हर महीने में ज्यादा, पिछले महीने के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोडक्ट सेल करता हूं, प्रमोट करता हूं, लोगों के बीच मीटिंग्स लेता हूं। तो ये सारी चीजें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता सकते हो कि उस कंपनी में आप किस पद पर हो, किस जगह आपकी पोस्टिंग है और क्या क्या जिम्मेदारियां आप निभाते हो। ये चीजें आप बता सकते हो एक इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। ना कि आपको ये बताने की जरूरत है कि मेरे साथी टिंकू हैं, पिंकू हैं, या आप किसी सीनियर के नाम बता दे कि अरे रमेश हमारे सीनियर हैं, बहुत बढ़िया है, मैं नहीं जाता हूँ, कुछ करता भी नहीं हूँ, तब भी वो मुझे नहीं बोलते हैं। इस तरह की चीजें बताने की जरूरत नहीं। या फिर आप ये बताओ कि मैं आपकी कंपनी में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे एसी खरीदना है, पैसे कम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बताओगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब कॉल्स विल बी, कह रहे हैं कि ज्यादातर जो सरकारी नौकरियां मिलती हैं, आती हैं, मतलब वैकेंसीज आती हैं, किस रूप में आती हैं। तो देखो प्राइवेट में आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाती है, प्राइवेट में डायरेक्ट कई बार आपको नौकरी मिल जाती है, इनडायरेक्ट भी मिल जाती है, कोई जान पहचान का है तो पिछले दरवाजे से डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा दिया, ठीक है। कई बार आप खुद ही गए तो भी हो गया। लेकिन कभी भी गवर्नमेंट जॉब होती है वो हमेशा पेपर फॉर्मेट में आती है। पेपर फॉर्मेट में मतलब पहले वैकेंसी आती है, ठीक है, वैकेंसी आती है, फिर उसके बाद लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद या तो एग्जाम होता है या तो इंटरव्यू होता है, एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो पेपर फॉर्मेट का यही मतलब है। पेपर फॉर्मेट का इतना नहीं है कि पेपर पे ही छप के आए, तभी पहले पेपर पर छप के आती थी, आपने देखा होगा। जो जॉब के लिए आता था ना, एक अलग टाइप का हर हफ्ते आता था, उसका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, उसमें ढेर सारी आप देखे होगे दुकानों पे टंगा रहता था, इतने पदों पे भर्ती, इतने पदों पे भर्ती, कागजों में पहले आया करता था, ऑफलाइन फॉर्म फोटो चिपका के भेजना होता था। बट धीरे धीरे चीजें ऑनलाइन हो गई। तो गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब के लिए ये फॉर्मेट रहेगा। डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं होती कि आप गए और वहां लग गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है एन इंट्रोडक्शन लेटर इज, एक परिचय पत्र, एक इंट्रोडक्शन लेटर आप भेज रहे हो तो वो क्या होता है। इंट्रोडक्शन लेटर जो होता है ना, आपका कवर लेटर होता है। जब भी आप किसी कंपनी में किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप अपना बायोडाटा अटैच करते हो, अपनी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करते हो और उसके ऊपर एक लेटर अटैच करते हो जिसपे आप छोटा सा इंट्रो लिखते हो कि जो भी मैनेजर वगैरह के नाम से उसका नाम लिखते हो, फिर लिखते हो सब्जेक्ट कि सर आपकी इस कंपनी में इस पद के लिए मैं आवेदन कर रहा हूं, जैसा कि आपके यहाँ वैकेंसी है और मेरी ये क्वालिफिकेशंस है, तो उसको देखते हुए मेरे आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। तो इस प्रकार से कवर लेटर लिख के अटैच करके भेजा जाता है। तो वही होता है इंट्रोडक्शन लेटर। इंट्रोडक्शन लेटर क्या होता है, एक कवर लेटर होता है जो किसके साथ अटैच होता है। आप जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए अपना रिज्यूम भेजते हैं, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जेरॉक्स वगैरह भेजते हैं, तो उसके साथ इन सभी के सबसे ऊपर यानी पहले पेज पर, फर्स्ट पेज पर कहा जाए तो एक पेज पर आप इस तरह से एक छोटा सा आवेदन टाइप का लिख के भेज देते हैं जिसको बोला जाता है कवर लेटर। तो यहाँ पर आंसर बी आपका